नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां पर बधार में महिला का शव बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जहां पर महिला के शव को बरामद किया गया है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। शव की पहचान हालांकि अभी नहीं हो पाई है। वही बड़ी खबर नवादा से, जहां पर मजदूरों से भरी बस पलट गई है। 10 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रांची से गिरियक जा रहे थे ये सभी मजदूर। जो जानकारी इस वक्त सामने है, सभी घायल मजदूर रजौली अस्पताल में इस वक्त इलाज के लिए भर्ती कराए गए। रजौली के हरदिया के पास ये बस हादसा हुआ, जहां पर बस पलटने की वजह से 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मजदूरों से भरी ये बस जो थी वो अचानक से हादसे का शिकार हो गई। और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन लगातार इसे लेकर के लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रही है। नई एडवाइजरी को भी जारी कर दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर आपको इस एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आ जाएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर तीसरी लहर को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही देखिए, जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक बार फिर से उनकी लापरवाही सबकी जान पर भारी पड़ सकती है। पटना जंक्शन पर रेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों को सख्त चेतावनी देते हुए नई एडवाइजरी के पालन करने की अपील की है। पटना जंक्शन पर यात्री, रेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा कितना सजग है, इसका जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। को लेकर सरकार सतर्क है और अलर्ट मोड में है। पटना जंक्शन की तस्वीर है, जहां पर कोरोना की जांच के लिए मेडिकल टीम भी यहां बैठ गई है और लगातार यात्रियों की कोरोना जांच जो है वो चल रही है। लेकिन अगर कोई लापरवाह दिख रहे हैं तो स्टेशन पहुंचने वाले लोग दिख रहे हैं, जो अब भी मास्क की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। जो लोग हैं उनमें से कई लोग बगैर मास्क के ही घूम रहे हैं और यह लापरवाही जो है वो निश्चित तौर पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है कि मास्क नहीं होना लापरवाही की एक बड़ी वजह जो है, ये कोरोना को लाने में मददगार साबित होगी। लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? बेतिया से। आप मास्क क्यों नहीं पहने? आपको पता है नया वेरिएंट आ रहा है कोरोना का। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा ना। आप एक मास्क क्यों नहीं पहनते? अगर इसी को रखते तो परमानेंट क्यों नहीं रखते हैं? ये सार्वजनिक जगह ठीक है सर, पहनेंगे तो मदद मिलेगी। धन्यवाद सर जी। तो बिल्कुल देखिए, यही लापरवाही जो है, ये पटना जंक्शन की तस्वीर है। और रेलवे महकमे ने और स्वास्थ्य विभाग ने जो नया वेरिएंट है उसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत स्टेशन परिसर में और प्लेटफॉर्म पर मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा हुजूम जो है, जो लोगों की भीड़ है वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकती है। लेकिन देखिए, यहाँ अभी भी लोग झुंड में खड़े हैं और ये लापरवाही जो है ये भारी पड़ सकती है। भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब एक मिनट रुकिएगा। आपका मास्क क्या है भैया, ये बताइए जी? मास्क नहीं लिए हैं सर। आप स्टेशन परिसर में घूम रहे हैं, आप मास्क नहीं रखे हैं? अरे अभी हम बिजी में हैं सर। कि बिजी हैं तो बिजी रहेगा तो मास्क नहीं पहनिएगा। जा रहे थे, ले भी जा रहे थे। कहाँ लेने जाइएगा? मार्केट में। अरे तो ऐसे ही घूमिएगा। हाँ, मास्क आपका, आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप कोरोना के बारे में आपका मास्क कहाँ है? जी मास्क तो मास्क रखे हुए लेकिन नीचे है।
आपके पास क्यों नहीं है? जी मास्क लगा लेंगे हम तुरंत। लगा लेंगे। देखिए अभी नया वेरिएंट है, आप युवा हैं, आप मैसेज देंगे दूसरे को। जी बात तो सही आप कह रहे हैं, हमसे गलती हुई है। तो पहन लीजिए, लेकिन हाँ पहन लेते हैं तुरंत। देखेगा तो फॉलो करेगा। जी बात। तो तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। लेकिन देखिए अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो ये कोरोना का एक बड़ा कारण है। मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर दिखाई हमने आपको, और पटना जंक्शन को देकर रेलवे और स्वास्थ्य विभाग ने कई एडवाइजरी जारी की है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लोग जो प्रोटोकॉल है उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना भी किया जाएगा। ये 2 लोग आए हैं, इन 2 लोगों को देख लीजिए बगैर मास्क के कैसे जा रहे हैं। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो एडवाइजरी जारी हो गई तो हो गई, हम अपने हिसाब से चलेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिवान शहर के नई बस्ती वार्ड संख्या 17 के लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। हालांकि इनकी परेशानी की वजह सालों से चली आ रही है, कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं हालात में, और अब लोग बीमारी की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। बारिश और बारिश के बाद जल जमाव के हालात देखिए इन इलाकों की, जो शहरी इलाके कहे जाते हैं, वार्ड संख्या 17, जहां पर लोगों का अब रहना जीना दूभर हो गया है। पानी के जल जमाव की वजह से निकासी का कोई इंतजाम नहीं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं होता है, और अब लोग इस वजह से आशंकित है कि कहीं बीमारियों की वजह से इन लोगों को अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। यह हालात देखिए शहर के बीचों बीच वार्ड संख्या 17 की है। परेशानी का कारण आप देख सकते हैं, ये पानी जो कि बारिश का पानी 2 माह से जमा है, जो कि अब पूरी तरह से इस पानी से बदबू आ रहा है, तो वहीं कीड़े मकोड़े घर में घुस रहे हैं। अब जब डेंगू से काफ़ी लोग प्रभावित है तो यहाँ मोहल्ला के लोगों को डेंगू का भी डर सताने लगा है। हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की परेशानी आप लोगों की हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, घर में रहना भी मुश्किल हो गया है, तो बदबू भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद से बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े भी घर में आ रहे हैं, और डेंगू वेंगू का भी डर बना हुआ है कि कुछ हो नहीं जाए, मतलब कीड़ा वीड़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई छिड़काव या कोई अधिकारी या कई माह से पानी जमा है? ये तो 3-4 माह से पानी जमा हुआ है, कोई छिड़काव का कुछ नहीं। कुछ कैसा पानी है ये तो नाली का सब तो गंदा ही पानी है, बारिश वगैरह पानी है। हाँ बारिश का गंदा पानी है, निकासी की व्यवस्था कोई निकासी नहीं है। तो देख सकते हैं बारिश का समय था, उस समय भी इस मोहल्ला के लोग परेशान थे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पानी जमा हुआ है, बदबू भी आ रहा है पानी से। वहीं अब लोगों को कीड़े मकोड़े का डर सताने लगा है। ऐसे में आवश्यकता है स्थानीय प्रशासन की, नगर परिषद की पहल करने की, ताकि अगर पानी का निकासी हो सके वहीं छिड़काव भी हो सके, ताकि जो लोगों को बीमारी का डर सताने लगा है कम से कम उन लोगों को निजात मिले। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। रामगढ़ के रजरप्पा के भुचुंडी में लोग हाथियों के उत्पात से डरे सहमे हुए। 10 हाथियों के झुंड ने यहां इन इलाकों में लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, फसलों को नुकसान पहुंचाया है। किसानों की खेती जिसमें आलू और सब्जियां जहां पर किसानों ने लगा रखी थी, इन हाथियों के झुंड ने इसे रौंद दिया है और इनका लाखों का नुकसान अब तक हो चुका है। ये सभी किसान और आसपास के लोग जो हैं मुआवजे की मांग के साथ साथ इन हाथियों को इलाकों से हटाने की लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी गुहार का कोई असर नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि पिछले 2 महीने से रजरप्पा मंदिर के इलाके में लोग रात भर जागने को मजबूर हैं। हाथियों का झुंड कभी भी इलाकों में आ धमकता है। हाथियों को भगाने और फसल के मुआवजे की मांग हम बार बार कर रहे हैं। हम लोग के गांव भुचुंडी में करीब 4 महीना से हाथी का आतंक फैला हुआ है। हम लोग का लेढ़ी टुंगरी, जनिया मारा और भुचुंडी के जितने भी धान हम लगाए थे, सभी धान को हाथियों ने खाकर ख़त्म कर दिया है। अब आलू, गोभी, बैगन, टमाटर इत्यादि, राहर जितने भी फसल था, आज रात भर हाथियों का आतंक रहा और सभी फसल को नष्ट कर दिया है। लगभग 4 महीने से हाथियों का आतंक हमारे गांव में है। पूरा धान हम लोग का लगभग सफाया कर दिया गया है और आलू का फसल हम लोग का पूरे गांव में आज रौंद कर बर्बाद कर दिया गया है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हम श्री
मान वन विभाग के अधिकारियों से मांग करना चाहते हैं कि फसल का मुआवजा जांच कराकर दिलाने और हाथियों को यहां से भगाने का प्रयास करें। रांची में श्री जगन्नाथपुर मंदिर परिसर की बात करें तो अब इस मंदिर परिसर में चाहे किसी भी तरह का पूजा पाठ हो या अनुष्ठान हो, इन अनुष्ठानों में और पूजा पाठ में थर्मोकोल का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। यानी कि थर्मोकोल से बनी हुई किसी भी सामग्री का या वस्तु का यहाँ पर अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कोशिश खुद मंदिर प्रबंधन की तरफ से की गई है, जिसमें चाहे वो पत्तल या प्लेट हों, ये अब सखुआ से बने हुए पत्तों से ही बनाए जाएंगे। दोना पत्तल का इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर के पुजारी रामेश्वर पाढ़ी ने बताया कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए मंदिर में पत्ते से निर्मित पत्तल और दोना का उपयोग किया जाएगा। हालांकि इसकी कोशिश इससे पहले भी की गई थी, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसने सहयोग किया है और अब ऐसे में सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सब की एक छोटी छोटी कोशिश इसमें आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। यहाँ पर पत्तल दोना का ही प्रचलन था। भगवान का भोग पत्तल दोना में ही हम लोग देते थे। बीच में 3-4 दिन ऐसा हुआ कि पत्तल मिला नहीं। उस समय थर्मोकोल चल रहा था, 2-4 दिन चला था, लेकिन अभी तुरंत उसको बंद कर दिया गया है और वो भविष्य में भी कभी नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है। अभी जो है सो सब पत्तल और दोना से ही सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। और अब बिहार के किसान जो है नई पद्धति से आलू की उपज करेंगे। जी हां, जिससे उनकी लागत भी कम होगी और उपज ज्यादा होगी। लोगों को एक बेहतर आलू उपलब्ध हो पाएगा और ऐसे में जीरो टिलेज पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अब ये किसान अपने खेतों में आलू की पैदावार को बढ़ाएंगे भी। लागत कम उनकी लगेगी, उनके पैसे की बचत होगी। आपको बताते चलें कि आलू अनुसंधान केंद्र में इसकी पहल शुरू की गई है, जिसके बाद कई किसान इस विधि का इस्तेमाल अब कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। जीरो टिलेज विधि से कैसे आलू के फसल की बुआई होती है वो हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पहले खेत में आलू के जो बीज हैं उसे रख दिया जाता है। उसके बाद इस वर्मी कंपोस्ट को दिया जाता है और इसके बाद जो ये पुआल है उस पुआल को इस तरीके से पूरे खेत में जहाँ जहाँ आलू है वहाँ फैला दिया जाता है। और पहले की जो खेती थी उसमें काफ़ी मेहनत भी किसानों को होता था और फसल जो है वो भी उतना अधिक नहीं होता था। लेकिन इस बार जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका दावा है कि इस विधि से किसानों को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और मेहनत भी कम लगेगी। और सबसे बड़ी बात है किसानों को जो पारंपरिक तरीके से जो खेती जो आलू की फसल उगाई जाती थी उसमें काफ़ी उनका खर्च भी होता था, लेकिन इसमें खर्च भी कम होगा। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान भी हैं जो मौजूद हैं जिनकी खेत है। ये बताइए कि इस विधि का प्रयोग इस बार आप लोग कर रहे हैं, लगता है कि ये फायदा होगा आपको चूंकि पहली बार इस विधि का नया रिसर्च हो रहा है। इस विधि से नया रिसर्च हो रहा है और उसके बाद जो है ना कम समय में कम लागत से ये रिसर्च किया जा रहा है। और ये आलू का जो है ना कबाड़ने उबाड़ने में जो मेहनत ज़्यादा पड़ता है, मजदूर ज़्यादा लगता है, तो कम मजदूर लगेगा। आलू ज़मीन के ऊपर ही फटेगा। ये एक्चुअली पूर्वी भारत में जिसमें हमारा बिहार है, बिहार के अलावा और इसके आसपास के राज्य, वहाँ पर धान की जो कटाई होती है वो देरी से हो जाती है और इससे आलू की रोपाई है वो देरी से होती है। तो किसान भाइयों को जीरो टिलेज विधि है वो अपनानी चाहिए, क्योंकि इस विधि में हमको खेत में जुताई नहीं करनी है। खेत को बिना जुताई किए हुए जब ही आपने धान की कटाई की उसी समय आलू रख देना है और उसी पराल को आप आलू के ऊपर रख देना है। पूरी पद्धति क्या होती है, कैसे इसकी जो बुआई होती है आलू की वो कैसे करते हैं? इसकी बुआई के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। किसान भाई यहाँ पर देखा गया है ज़्यादातर यहाँ पर भी अभी आग है जो पराल को लगाने लग गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए समय एवं जो पराल में आग ना लगाए तो हमने ये पद्धति विकसित की है। वाकई एक नई तकनीक है जिस तकनीक से आलू की खेती की जा रही है और बिहार में इसकी शुरुआत हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और गया के ओटीए में 20वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते चले कि भूटान,
नेपाल सहित तमाम वैसे राज्यों के 108 जो इन सभी देशों के 108 कैडेट्स जो हैं आज इस पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने, जिसमें श्रीलंका की बात कर लीजिए, भूटान की बात कर लीजिए, वियतनाम के साथ साथ बिहार के 7 कैडेट्स इसमें शामिल हैं। परेड की सलामी लेफ्टिनेंट जनरल टीएवी रेड्डी विशिष्ट सेवा ने ली। देश को इस परेड के जरिए 99 जाबाज अफसर मिले हैं, जिसमें श्रीलंका, भूटान, वियतनाम के कुल 108 कैडेट्स शामिल हुए। और खबर राजधानी रांची के लिए, जहां पर मौसम विभाग ने कहा कि आज भी रांची का मौसम जो है वो साफ रहेगा, लेकिन इससे ठंड जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी। आने वाले दिनों में राजधानी रांची के लोगों को अब ठंड का सामना करना पड़ सकता है। धीरे धीरे अब ठंड जो है वो बढ़ने वाली है। ये भी बताते चलें कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो दबाव बन रहा था, उस दबाव की वजह से पूर्वैया और पछुआ हवा जो है वो इस वक्त चल रही है और हवा की गति और जो बादल है उस वजह से झारखंड के मध्य भाग, जिसमें रांची हो, लोहरदगा हो या फिर गुमला हो, कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी हो सकती है, ऐसी संभावना जाहिर की गई है। आशंका बारिश की तो बहुत कम है, फिर भी जो मध्य भाग हैं, खासकर गुमला, लोहरदगा, रांची, वहाँ कुछ जगह छुटपुट बहुत हल्की बारिश हो सकती है, बट इसके आसार थोड़े से आज कम ही लग रहे हैं। तो आज और कल थोड़ी सी ये स्थिति बनने को आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद से 12 तारीख से जो मौसम है वो थोड़ा साफ हो जाएगा और ठंड में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। खबर अररिया के नगर थाना क्षेत्र से, जहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट जिनकी पिटाई की जा रही है, वायरल वीडियो इस वक्त देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो बेहद तेजी से इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष भारद्वाज हैं, जिनकी पिटाई की जा रही है। आशीष भारद्वाज ने न्यूज़ 18 को बताया कि पंचायत चुनाव में भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने की वजह से उन्हें टारगेट किया गया और इस मामले में केस भी दर्ज किए गए हैं। वीडियो आपके सामने, अररिया के आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष भारद्वाज इस वीडियो में आपको नजर आ रहे होंगे, जिनकी पिटाई की जा रही है और ये वीडियो जो है इस वक्त बेहद तेजी से वायरल होता हुआ। मारपीट की घटना हुई है और जिसका वीडियो भी मेरे साथ है। मेरे परिवार के साथ भी मारपीट की गई है, माँ के साथ, वाइफ के साथ। मैंने आरटीआई के जरिए कुछ खुलासे किए थे, जिसके कारण मुझे पूर्व में भी मुकदमे में फंसाया गया था। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एनसीआरबी के डेटा को, उस रिपोर्ट को जारी किया है, जो रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार में अपराध के मामलों में कमी आई है। हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। पहले के आंकड़ों की तुलना में इस बार ये अपराध की श्रेणी में शामिल तमाम ऐसे जो श्रेणियां हैं उनके तहत मामलों में कमी का आना एक सुखद संकेत। और ये डेटा इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जिसमें अपराध की तुलना में बिहार जो है पूरे देश में 25वें स्थान पर है। संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां भले ही सरकार को घेरती रही हों, लेकिन इस बीच राज्य पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा दावा किया है। राज्य पुलिस मुख्यालय का यह दावा है कि आपराधिक मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में 25वें नंबर पर है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय की माने तो बिहार में अपराध की दर में लगातार कमी आई है। हत्या हो, लूट हो या फिर बैंक डकैती हो, रेप हो, इन सभी संगीन मामलों में कमी दर्ज की गई है। राज्य पुलिस मुख्यालय की माने तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 में जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उस आधार पर राष्ट्रीय अपराध दर 487.9 है और उसकी तुलना में बिहार में अपराध का दर 211.3 है। इस लिहाज से बिहार में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है और सभी राज्यों को मिला लें, केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें तो अपराध की तुलना में बिहार 25वें नंबर पर है। साल 2019 में हत्या के कुल 2910 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस वर्ष नवंबर में मात्र 2607 मामले दर्ज किए गए हैं।
अपराध दर क्रमशः 2.6 और 2.3 है। हत्या के अपराध में गिरावट का दावा किया गया है राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा। इसके साथ ही डकैती के मामले में राज्य पुलिस मुख्यालय ने बिहार का स्थान पूरे देश में 11वें नंबर पर बताया है। वर्ष 2019 में डकैती में कुल 353 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2021 में केवल 239 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लूट की घटनाओं में भी गिरावट दर्ज की गई है और बिहार का स्थान पूरे देश में 13वां है। महिला अपराध के मामले में तो बिहार पुलिस का यह दावा है कि बिहार 29वें स्थान पर है, जबकि रोड डकैती की घटनाओं में भी 38.8% की कमी का दावा किया गया है। तो कुल मिलाकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से यह दावा किया है कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में लगातार कमी आती जा रही है। तो निश्चित तौर पर राज्य पुलिस मुख्यालय का यह दावा अगर सच है तो बिहार के लोगों के लिए सुकून देने वाली बात है। कैमरा पर्सन मनीष जुनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार में कटाव का कहर जारी है और अगर आप देखें तो कटार के वजह से यहाँ पर लगातार जो एक के बाद एक मकान हैं वो गंगा में विलीन हो रहे हैं। बाढ़ के रेड जोन कहे जाने वाले अहमदाबाद के प्रखंड के झब्बू टोला की ये तस्वीर जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल भी हो रही है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय की ये तस्वीर है आपके सामने, जहां पर 2 कमरे देखते ही देखते गंगा नदी में देखिए चंद पलों में ही विलीन हो गए। लोगों का ये कहना है कि कटाव निरोधी काम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई और अब इसका दंश इन इलाकों में रहने वाले लोगों को, बच्चों को, जिनका भविष्य यहाँ इन स्कूलों में पढ़कर संवरता या बनता, उनके सामने एक बड़ी परेशानी और चुनौती भी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला है और यहाँ जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। 2 रूम तो इसमें अभी जो है कट गया है गंगा में और ये आप तो देख ही रहे हैं, ये कभी भी गिर सकता है नदी में, कट जाएगा। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करेंगे? मांग यही है कि सरकार इसका काम कराए, इसको रोकने का, कटाव को रोके और ये स्कूल जो है मतलब चालू रहे। ये मतलब कटाव इसीलिए हो रहा है कि जब नदी बांधे थे उस टाइम इसे सही से नहीं बांधे थे। इसका बांधने का कारण ये कि रोक सकता है, इसी कारण से इसे पाइलिंग करके इसको रोकने के लिए ये काम हो सकता है, जब ये विद्यालय रोक सकता है। और इसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सा बच्चे पढ़ते हैं। आपके गांव के? हमारे गांव के, इसी गांव के, और ये पाटदियारा पंचायत के। और इसका जो अभी 2 रूम कट चुका है और इतना जोर कटौती चल रहा है, अभी हो सकता है कि ये भी जो बचा हुआ ये भी खत्म होने वाला है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़